ये क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं शरद दुबे और मेरे कलीग्स हैं मानसी और डिम्पी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज अगले 1.5 घंटे में जो अहम क्या क्या ट्रेड आते हैं, क्या कमाई के मौके बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज होती है, सब पे नज़र रहने वाली है। और मानसी आज देखिए ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में जो है टोटल बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है मूवमेंट अच्छी हो रही है। बेंचमार्क इंडिसेस थोड़े रेंज बाउंड ज़रूर है, डिम्पी ने पॉइंट आउट भी किया था। और ये पिछले 3 से 4 दिन से ही जो है डिम्पी ने ये इम्पॉर्टेंट जो है ट्रेंड पकड़ा था। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं हमारी ऑन द शो की, ये कहाँ पे क्या बड़ी बातें हैं। तो ज़रा मानसी बताएं क्या बड़ी बातें रहेंगी। बिल्कुल। तो अभी शरद, सबसे पहले तो आने वाले 1.5 घंटे के लिए जो चीज़ें हम हमारे व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एफएनओ मार्केट चेक का कुछ ही मिनटों में आपको बताएंगे वायदा बाजार में कैसे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पर हमारे साथ एक एक कर हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल जुड़ती जाएगी, उनसे जानेंगे कि वो बाजार को इस वक्त कैसे देख रहे हैं। निकुंज की नज़र हमारे इस खास सेगमेंट पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा इवेंट्स और बीटीएसटी ट्रेड्स का जायजा लेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन हमारा एक खास सेगमेंट है जहां पर ऑप्शन की रणनीति बताएंगे। 3 बजे हम आपको बताएंगे मार्केट सेट 3 यानी कि ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई हैं वो सारी की सारी खबरों का लेखा जोखा, उसमें से इंपॉर्टेंट टेकअवेज आपके लिए लेकर आएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर और वहीं इवेंट्स टू वॉच, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि इस वक्त आपके लिए जानना जरूरी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ बाजार की बड़ी बातें भी आपके लिए जानना जरूरी है। वैसे आज हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव होती दिखी, लेकिन अगर बाजार को ठीक से समझने की कोशिश करें बड़ी रेंज में बाजार इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हरे निशान के साथ जरूर है 24,450 के आसपास, यानी कि 24,450 के पार के स्तर को कायम जरूर रखा है। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो, रेंज में फंसे हुए मार्केट्स इस वक्त जरूर नजर आएंगे। ऐसे में बैंक निफ्टी में तो इनफैक्ट लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव भी है। 150 अंकों की गिरावट, 55,000 के नीचे फिसलता हुआ बैंक निफ्टी, परसेंटेज वाइज पॉइंट वाइज गिरावट जो है वो यहाँ पर देखनी होगी। और साथ ही अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बार नजर होनी चाहिए क्योंकि अच्छा खासा एक्शन अडानी ग्रुप स्टॉक्स में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर अडानी एंटरप्राइजेस हो, अडानी पोर्ट्स हो, 7-8% की तेजी दिखा रहे हैं। अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल तो 9 से 13% तक चल गए हैं। आज सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको बताया था कि कच्चे तेल की चाल जो है इस साल करीब 20% फिसलता हुआ दिख चुका है और इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दिखेगा। और बिल्कुल ये इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 4% की तेजी आईओसी में। आज बाजार खुलने से ठीक पहले सबसे पहली कॉल जो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कुणाल परार ने आईओसी दी थी और ये स्टॉक जो है रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। वहीं नतीजों के बाद एमएनएम के स्टॉक में और मैरिको में मजबूती का रुझान है। तो कंजम्पशन है, ऑयल मार्केटिंग है, सारे के सारे स्पेसेस हैं जो कि फोकस रेडार पर है। जी बिल्कुल मानसी, आपने बड़ी बातें तो बता दी, लेकिन आपके बिग बजर्स जो है मानसी, क्या क्या रहने वाले हैं बिग बजर्स आपके लिस्ट में? बिल्कुल शरद, टेकिंग द क्यूज फ्रॉम द स्टॉक्स इन न्यूज, जो सुबह सुबह आप बताते हैं नवरत्न की सूची, वो काफी हेल्प करती है और बिग तो बजर्स जो है आ जाता है। बिल्कुल इम्पैक्ट एनालिसिस आता है। और इनफैक्ट आपको बता दें कि खबरों वाले शेयर्स जो है शरद हमारे साथ बाजार खुलने से ठीक पहले रखते हैं और साथ ही नवरत्न की सूची बाजार खुलने के कुछ मिनटों पहले उसका इम्पैक्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है और बिग बजिंग मोमेंटम जो है क्लोजिंग तक भी हम लेकर जाते हैं। हमारी रिसर्च टीम इस पर बेहद मेहनत करती है और उसके बाद ये बिग बजर्स जो है वो निकाल कर हम लाते हैं। तो चलिए बिग बजर्स में सबसे पहले तो अडानी ग्रुप में जो जोरदार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, ये सारे के सारे स्टॉक 7 to 11.5% की गेन्स आज के सत्र में दिखा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा स्पेस अडानी ग्रुप अच्छे एक्शन के साथ। अभी जो मैं कच्चे तेल की चाल की बात करी थी, ब्रेंट क्रूड $59 बैरल के आसपास, 59.60 के आसपास झूलता हुआ घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं कमजोरी है। और ये कमजोरी जो है भारतीय बाजार में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, सीमेंट प्लेयर्स, पेंट कंपनियां, एविएशन स्टॉक्स, इन सभी को पसंद आती है। और क्रूड कीमतों में नरमी का जो असर है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप स्क्रिप्ट्स में रिफ्लेक्ट होते देख रहे हैं। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, इंटरग्लोब एविएशन हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर थे ये स्टॉक्स। कमजोर नतीजों और ब्रोकरेज डाउनग्रेड रिपोर्ट से कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली का दबाव है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक को विद वीकेंड नंबर्स पेश किया। इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 5% तक की गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो डाउनग्रेड की आई और साथ ही नंबर्स का एक इम्पैक्ट है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अनुमान से बेहतर
नतीजों से महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी मजबूती और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कुछ चुनिंदा जो कि इसे फोकस रेडार पर लाती है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक डिफेंसिव का खेमा, उससे जुड़ा एक स्टॉक बायोकॉन पर नजर रखें। यूएस में स्किन ट्रीटमेंट दवा लॉन्च की है कंपनी ने और ये एक न्यूज फ्लो है जिसके चलते बायोकॉन पर नजर होनी चाहिए। स्टॉक प्राइस में किस तरह के मूवमेंट्स हैं और टेक्निकली चार्ट्स क्या कुछ कहते हैं, बुलेटिन में आगे हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। इस वक्त 5% के ऊपर की तेजी नजर आ रही है बायोकॉन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। एफएनओ के अपडेट्स क्या कुछ कह रहे हैं, वायदा बाजार से किस तरह की खबरें और खबरों का सिलसिला आ रहा है, जानते हैं डिम्पी से। डिम्पी, देखिए, मार्केट्स अभी भी पूरी तरह से एक दायरे में ही कामकाज कर रहे हैं। जो दायरा हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था और पिछले 5 दिनों से भी आप नोटिस कर रहे होंगे, वही है 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस, S1 S2 यानी कि 24,200 और 24,000, ये आपके सपोर्ट एरिया है, ब्रेक नहीं हुए। रेजिस्टेंस एरिया आपके 2 थे, 24,400 और 500, एक पार हुआ है। आज एक ने जो लेवल्स पार किया तो दिन भर खोया नहीं, लेकिन दूसरे को दिन भर पाया नहीं। तो आप ऐसा सोच लीजिए, मार्केट ने आज एफर्ट्स तो किया, दम भी लगाया, लेकिन ब्रेकआउट करने से चूक गया। मैं अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, आप उसको जरा नोटिस भी कीजिएगा, देखिएगा, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। ये चार्ट अब आप देखते देखते आपको आदत सी भी होगी और ये जब आप तुरंत रिकॉल कर जाओगे कि हाँ मैं क्या बात कहना चाहता हूँ और कैसे कह रहा हूँ। देखिए, पूरा डाउनफॉल था, ये हम ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं और हम इस बार के हम लो बनाया था, करीब हमने जो 22,000 के आसपास का बनाया था। ये फेज 1, 2, 3 एंड 4 4 चरणों में गिरे। पहला फेज हो गया कंप्लीट, दूसरा फेज हो गया कंप्लीट, तीसरा फेज के पास हम आके रुके हैं, जो हमने डॉट डॉट लाइन लगाई हुई है। ये पार होते ही हम चौथे फेज यानी कि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे गिरे वैसे ऊपर आएंगे और ये पूरी यू शेप रिकवरी होगी। ये अभी 50% ऑफ द रिकवरी का यू बन रहा है। तो ये तो टेक्निकल सेटअप हुआ, ये है पहला पॉइंट। अब आते हैं डेरिवेटिव सेटअप्स पे। डेरिवेटिव सेटअप ये कहता है कि जो एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस हैं इस समय सिस्टम में ठीक है, 46% है, घट भी नहीं रही, बढ़ भी नहीं रही। तो बाजार यहीं पे आके थोड़ा सा रुक सा गया है। बोले जब इतना अच्छी चीज़ है कि 12 दिन से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, उसके बावजूद बाजार क्यों नहीं चल रहा? उसके पीछे की एक वजह है, उसके पीछे का थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है। इस बार सीरीज़ हमने ट्रांसफ़र की मई वाली, वो थोड़ी हल्की सीरीज़ थी, यानी कि लाइट सीरीज़ थी, डेंस नहीं था, ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। होता उससे क्या है कि सीरीज़ के अंदर एक फोर्स नहीं बन पाती, एक जनरेशन नहीं बन पाता, तो वो थोड़ा एब्सेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहलगाम वाली जो स्टोरी है वो अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है। 18 का विक्स चल रहा है, इसको हटा दो आप। अब जो निफ्टी का हमने चार्ट पे डाला हुआ है ना, इसको हटाओ, सिर्फ निफ्टी का डाटा डालो आप। तो पहलगाम वाली जो स्टोरी है वो भी अभी अनफोल्ड होना बाकी रह गई है। तो दूसरा नंबर भी है कि पहलगाम की स्टोरी अनफोल्ड नहीं हुई। तीसरा नंबर, अभी भी अब हालांकि टैरिफ वैरिफ से अब सब आप बाहर आ चुके हो, अब आप सोचते भी नहीं, बोलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते हो भी आप टैरिफ के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी इस समय मार्केट में कुछ शेयर्स की पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन पूरा सेगमेंट नहीं चल रहा। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखोगे तो पिछले 5 दिन से मार्केट की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेटल्स भी ठीक हो गया है या कुछ दूसरे सेक्टर्स आईटी वगैरह भी ठीक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़ा ना क्लटर होके मार्केट्स के अंदर चर्निंग हो रही है, एक तरफा चौतरफा जिसे कहते हैं कि वो मोमेंटम बनना, वो थोड़ा एब्सेंट है। एक चीज़ जो मेरे को और दिख रही है जो बाज़ार को बहुत तेज़ी से नहीं चला पा रही है, वो है कि अर्निंग्स चल रही है और इंडेक्स मैनेज हो रहा है। तो इंडेक्स का तो अपना मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन अर्निंग्स चल रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना बहुत क्लियर है, बहुत ही साफ सुथरा है इस बार। देखो कई बार क्या होता है ना, मार्केट का यूफोरिया से इंडेक्स की जो शेयर्स की जो ट्रेड होता है वो भी ब्लर हो जाता है। ठीक, जैसे आप नंबर्स लाओगे तो पॉजिटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव आएंगे नंबर्स तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे होगा, ब्लर हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार अगर अच्छे नंबर आएंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे नंबर आएंगे तो शेयर टूटेगा भी। तो क्लियर कट थॉट है, यानी कि विजन, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस मेरा शेयर्स पे लगा है। और मैंने आपको सुबह भी 1-2 बात बताई थी कि कई बार महीनों में या 2 महीने में 5 महीने में कई बार समय ऐसा आता है जब मार्केट का फॉल और राइज काफ़ी फास्ट होता है और बाज़ार को समय चाहिए होता है कंसोलिडेट करने के लिए। अगर आप देखें, बाज़ार स्पीड से टूटा
और आप 5 महीने की जो गिरावट थी ना, वो हमने मात्र 1 महीने में रिकवर की है। आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड से मार्केट ने रिकवरी दिखाई हुई है। तो बाजार को थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, ये वही कंसोलिडेशन का फेस है। इंडेक्स में ना तो एनर्जी, ना ही पैसा, ना ही अपना दिमाग आप लगाइए। इंडेक्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने दीजिए, उसके बाद ही बात बनेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जम के काम कीजिए, ये अभी बेहतरीन मौका है। एक तो इंडेक्स कंसोलिडेशन में है, ज़्यादातर मैक्रो पिक्चर स्टेबल हो चुकी हैं और अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक सीधा सीधा इम्पैक्ट आ रहा है। शर्मिला जोशी आज की हमारी मेहमान है, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो आपको फंडामेंटल तौर पर सारी जानकारी देंगे। रुचित जैन मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको ये बताएंगे कि टेक्निकल इस समय कैसे काम करना है। साथ ही कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत होगी। शर्मिला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई होप आप वेल्दी तो हैं ही, आप हेल्दी भी रहें हमेशा, ये हमारी विश है। मैम, एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट एक बाजार पे। नो, मैं आपकी बात सुन रही थी एंड आई कंप्लीटली कंकर। आई थिंक 2-3 चीजें हुई है अप्रैल में। एक तो जिस तरह से मार्केट गिरा, उसमें हमने देखा कि काफी अच्छी बाइंग हुई वो लेवल्स पे, और वो बाइंग फंड्स की तरफ से आई, इंडिविजुअल्स की तरफ से आई, और अच्छे स्टॉक्स में बाइंग आई। तो लोगों ने इस फॉल को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा कि आप जो स्टॉक्स पहले बहुत ओवर वैल्यूड थे, उनमें आप अपना जो आपको क्वांटिटी चाहिए वो आपके रेट में, आपके वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है, तो वो ले लीजिए। सो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का, लोगों का मार्केट में, वो दिखा। और मुझे लगता है कि प्रिसाइसली नाउ वी आर एट अ स्टेज की वी डोंट नो कि मई में काफी अहम चीजें होगी। एक तो जिस तरह से हमने टैरिफ्स का जो एक डिस्कशन चल रहा है, कुछ डील्स बनती है कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक 90 डे पीरियड उन्होंने कहा था कि वो देशों को देंगे, और कितनी डील्स उनकी आती है। सो वेदर वी आर इम्पैक्टेड और नॉट इज नॉट सो मच द क्वेश्चन, लेकिन ये किस तरह से ग्लोबल सिचुएशन बनेगा, कि क्या क्या चीजें ट्रिगर होगी इससे, ये देखना काफी अहम होगा। और उसके साथ साथ प्रिसाइसली आई थिंक अर्निंग सीजन, लोग इसको एक अगर एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि अगर जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है उसके नतीजे भी अच्छे आते हैं, एंड ओवरऑल आपको लगता है कि ये सेक्टर ठीक ठाक आगे चलकर चलेगा, तो आप उसमें देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग आ रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड मार्केट दैट वी आर इन। जिस तरह का कॉन्फिडेंस लोगों ने वो लेवल पे मार्केट में दिखाया और अच्छे स्टॉक्स में दिखाया, दैट फॉर मी वाज द बेस्ट थिंग। और अगेन आई थिंक ऑन अर्निंग्स के बेसिस पे लोग स्टॉक्स ले रहे हैं, तो जो अब बाइंग आ रही है स्टॉक्स में, इट लुक्स लाइक कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर एंटरिंग इनटू गुड स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से वो मार्केट के लिए एक हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है। सो लेट्स सी व्हाट ये महीना किस तरह से हमारे लिए अनफोल्ड होता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई टेक जो अप्रैल में डेवलपमेंट्स हुई है मार्केट के हिसाब से, आई टेक दैट इन अ वेरी पॉजिटिव, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। पूरी तरह से जो है मार्केट्स की तो अप्रोच दी, लेकिन हमें पता है कि शर्मिला मैम एचएनआई सर्कल्स में जो है खास कर कि कहाँ इंपॉर्टेंट बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, उन्हें पता चलता है। और हमारी भी थोड़ी ब्रोकरेज से बातचीत हुई और एमएनएम पे जो है डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए, जहाँ पे एचएनआई बाइंग भी आ रही है पोस्ट अर्निंग्स पे। अर्निंग्स के बारे में बस थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ आपको कि सारी जो अर्निंग्स हुई है ये एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया गया है एमएनएम का, और आज दिन के ट्रेड में जो है एमएनएम आपका टॉप गेनर भी है। और सेक्टोरल इंडेक्स भी अगर ऑटो की बात करें तो यहाँ पे भी तेज़ी आ रही है। एक छोटी सी सीजनैलिटी एनालिसिस भी मैंने कर दी थी, पिछले 10 साल में एफएनओ स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज आता है या पॉजिटिव रहता है वो रहता है एमएनएम, 7 से 8% रिटर्न देता है मई के महीने में। ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस था। तो इस बेसिस पे शर्मिला मैम 2 सवाल रहेगा आपके लिए। एक तो ऑफकोर्स एमएनएम का जो है क्या करंट लेवल्स लगता है, और यहाँ पे फिजिकल जो आप माफ़ करिएगा जो फंडामेंटल ट्रिगर्स है वो क्या रहेगा एमएनएम के लिए, और ओवरऑल ऑटो स्पेस में जो है यहाँ पे कौन से सेगमेंट्स में लगता है कि यहाँ पे अभी भी फ्यूल जो है बाकी है। तो पहले बात करते हैं एमएनएम की। मैं बहुत देर यानी बहुत सालों से इस स्टॉक पर मेरी एक पॉजिटिव राय रही है। और यस आई थिंक जिस तरह से मैनेजमेंट ने आज कहा भी उनके प्रेशर में कि एक अच्छा प्रोडक्ट वो देते हैं एट अ डिसेंट प्राइस, एंड आई कंप्लीटली कंकर विद दैट। और इसलिए उनको मार्केट ने इस तरह से रिवॉर्ड किया है, वेदर इट इज स्कॉर्पियो, वेदर इट हैज बीन एक्सयूवी 500, न्यू मॉडल्स एक्सेट्रा। और अब इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंतजार है, और जो हमने देखा है अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ी का, वो काफी
इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार, तो किस तरह से उसका रिसेप्शन होता है और आगे चलकर किस तरह से इलेक्ट्रिक ओवरऑल 4 व्हीलर्स का रोल आउट होता है पूरे देश भर में, वो देखने जैसी चीज होगी। करंट वैल्यूएशन पे मे बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट ये जब आपने नंबर्स की बात की तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एक ओवरऑल जो मैक्रो एनवायरनमेंट था वो इतना पॉजिटिव नहीं था ऑटोज के लिए, और ऐसे एनवायरनमेंट में उन्होंने इस तरह के अच्छे नंबर्स दिए हैं। एंड आई थिंक इस वजह से हमने देखा है कि आज जिस तरह की बाइंग आई है स्टॉक में, सो I have the stock and I'm not going to, meaning I don't see any reason कि मैं इस समय बेचूं, तो मेरी राय में इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। Coming to autos as a space, very honestly, if you ask me at this point in time, I'm most positive on electric two-wheelers as a space, और मुझे लगता है कि जिस तरह का पिकअप हमने tier 2, tier 3 cities में देखा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए, that has been very positive। और टू व्हीलर्स की अगर आप बात करें, तीनों स्टॉक्स अपने जो लीडिंग स्टॉक्स है, बहुत बेहतरीन स्टॉक्स है, वेदर इट इज टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस, एंड इवन कीपिंग इन माइंड कि एथर का आईपीओ आएगा एक्सेट्रा, आई थिंक हीरो मोटर्स इज बेस्ट पॉइज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। उनके लिए पिछला जो 2 क्वार्टर्स थे वो बहुत खराब रहे, बट संकेत आ रहे कि आगे चलकर चीजें उनके लिए थोड़ी इंप्रूव होगी। और इतना बहुत इंडियन कॉन्टेक्स्ट आप भी समझ जाएंगे कि इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव स्पेस, और अगर आपका कोई एक अच्छा मॉडल आया, इफ इट क्लिक्स विद योर बायर्स, तो वो हम देखते हैं कि इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स, जो टीवीएस मोटर्स ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है हमें पिछले साल में। बट अगेन एज आई सेड, एट दिस पॉइंट इन टाइम गिवन वैल्यूएशंस, फॉर मी माय टॉप बेट इज हीरो मोटर्स। बिल्कुल, और इनफैक्ट थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल टेक शर्मिला मैम। ऑटो से बिक्री के आंकड़े आए, उसके ठीक बाद ऑटो मेजर्स के नंबर्स, और नंबर्स के ठीक बाद अब सारी नज़रें जो है ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी की चाल पर है भी। आई लेट यू टेक अ ब्रीदर, लेकिन उसके बाद आपसे सवाल बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी होगा, बट हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए एक बार मार्केट चेक क्विकली बता देते हैं कि इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट्स में बनते हुए नजर आ रहे हैं। 24,450 के ऊपर खड़ा है निफ्टी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें एंटायर सेशन के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और बड़ी ही एक टाइट रेंज में बाजार जो है फंसा हुआ है। बाजार संभल कर हरे निशान के साथ इंटैक्ट है, इन पर्टिकुलर निफ्टी की अगर बात करें, लेकिन रेंज जो है उसे बिल्कुल मेंटेन कर रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव दिखाया जा रहा है, जहां हम देख रहे हैं 54,976 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। इस बीच लगातार एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एडवांसेस का पलड़ा अब भी भारी है, बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती जरूर नजर आ रही है, और कुछ चुनिंदा प्लेयर्स लाइक M&M अच्छे नतीजों के ठीक बाद बाजार को सपोर्ट प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इस बीच लगातार जो नतीजे एक एक करा रहे हैं, ये हफ्ता रिजल्ट बैक्ड एक्शन का रहने वाला है। देखिए, रिजल्ट सीजन के बीचों बीच खड़े हैं हम, और क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए लिहाज से हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी, FNO, वायदा बाजार और साथ ही कैश मार्केट की नतीजों की लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड में ढेर सारे नंबर्स आते हुए दिखे, और उसी का रिफ्लेक्शन है जो कि मार्केट में इस वक्त आप देख रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में इस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इंडिया विक्स वेदर इट्स गोइंग ऑन दी अपसाइड या डाउन साइड, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया विक्स का बढ़ना जो है एक कंसर्न जरूर इस वक्त नजर आ सकती है। इंडिया विक्स को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, इंडिया विक्स संभल चुका है ऑलमोस्ट 18 के लेवल्स, कंफर्ट जोन से ठीक आगे खड़ा है। इनफैक्ट कंफर्ट जोन के अंदर अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी 18 के लेवल्स को इंटैक्ट रखते हुए M&M, HDFC बैंक, अडानी पोर्ट्स, ITC और रिलायंस, ये 5 के 5 खिलाड़ी है जो कि इस वक्त बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की। मेजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, चाहे फिर वो लार्जर बैंक्स हो, PSU बैंक्स हो, या फिर निजी क्षेत्र की बैंक्स हो, नतीजे आ चुके हैं। एंड बैंक्स के रिजल्ट का एक कंपैरिजन हमने किया, और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो बैंक्स फाइनेंशियल्स पे नंबर्स के ठीक बाद आपके लिए जानना जरूरी है, वो सारा का सारा इस कंपैरिजन में हम लेकर आए। लोन ग्रोथ वर्सेस पेयर्स, अगर बात करें लोन ग्रोथ सिनेरियोज की, SBI और HDFC बैंक ने स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन ग्रोथ जो है वो दिखाई है, डिस्पाइट हाईएस्ट बेस हाई था, लेकिन बावजूद इसके SBI और साथ ही HDFC बैंक की तरफ से लोन ग्रोथ सिनेरियोज जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आए। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में हमने देखा एक्सिस बैंक लोन ग्रोथ वीक रही, लेकिन ICICI बैंक अगेन स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देखने को मिली। डिपॉजिट सिनेरियो की काफी इंपॉर्टेंट होता है बैंक्स के लिए जानना। एक्सिस बैंक की तरफ से वीकेस्ट ग्रोथ थी वहां पर,
वहीं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में हमने देखा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर कंपैरिजन करेंगे उनके कंपटीशन से तो नजर आई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में किसी भी रिजल्ट में, किसी भी बैंक्स के रिजल्ट में कोई मेजर सरप्राइज नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें तो उनके मार्जिन जो है वो एक्सपैंड हुए। वहीं इंप्रूवमेंट लगातार असेट क्वालिटी में अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली और एनपीएस डिक्लाइन का ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहा। शर्मिला मैम, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। सबसे पहले तो आप अपना कीमती समय हमें दे रही है, उसके लिए मेनी थैंक्स। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अब सबसे बड़ा सवाल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जहन में ये है कि नतीजों के बाद अब यहाँ से कौन से बैंक आउट परफॉर्म करेंगे और कौन से बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे, तो इस पर आपका फंडामेंटल टेक क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ये देखनी होगी कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक रेट कट भी आया और जिस तरह से ग्लोबल डेवलपमेंट्स है उन सब चीजों को देखकर सॉर्ट ऑफ ओवरऑल मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने डिसाइड किया कि ये एक अच्छा सेक्टर रह सकता है एंड वी सॉ द सेक्टर हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई। और अगर आप देखेंगे वेदर इट इज निफ्टी सेंसेक्स, हम दूर है अभी, रिकवरी हुई है बट वी आर नॉट बैक टू जो हमारे उस समय के लेवल से पिछले साल मे बी जुलाई अगस्त व्हाटएवर। तो लेकिन बैंकिंग में हमने वो देखा है क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट कट भी आया, ओवरऑल एक एनवायरनमेंट इंप्रूव हुए देखा और हमने देखा है कि एज यू राइटली मेंशन एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, उनके जिस तरह की जो दिग्गज बैंक है, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ, एसबीआई इज आवर बिगेस्ट बैंक, पीएसयू और एचडीएफसी बैंक तो अब एक ग्लोबल बैंक बन गया है। तो अगर आप इसको देखें तो इस तरह की अगर उनकी लोन ग्रोथ होती है दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट साइन। सो हैविंग सेड ऑल दैट, ये सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर प्रिसाइसली जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह की अर्निंग्स रही है, किस तरह के एनपीएज है, किस तरह से इज रिस्क रिवॉर्ड नाउ इन योर फेवर, ये देखना बहुत जरूरी होगा। सो लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप एसबीआई की बात करें तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली इन योर फेवर एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक करेक्ट हुआ है अब वो जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है और जो मेरा आउटलुक है वो गोइंग फॉरवर्ड फॉर बैंकिंग, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि दिस इज अ स्टॉक जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। सो आई थिंक दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट। इंडियन बैंक हमेशा एक वो नतीजे देखकर तो मैं वही सोच रही थी कि व्हाई इज इट दैट आई हैव नेवर एक्चुअली बॉट दिस बैंक, और क्योंकि इतना स्टेडी परफॉर्मर रहा है तो ये काफी अच्छा स्टैंड आउट रिजल्ट रहा इंडियन बैंक का। तो और वहां पर वो रिकवरी दिख रही है वेदर इट इज उनका एसएमई फोकस है, जिस तरह की उनकी ग्रोथ रही है एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि अब उस तरह की आपको स्टॉक सिलेक्शन करनी होगी एंड ओवरऑल अगर आप मुझे पूछे तो सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, डन। ये पूरा का पूरा टेक आपको मैम ने दे भी दिया। और इस बीच अगर आप मार्केट्स को देखेंगे आज तो दो हिस्सों में बटा हुआ है। आज बैंक निफ्टी एक बार भी हरे निशान में नहीं आ रहा और निफ्टी एक बार भी लाल निशान में नहीं आ रहा। दोनों का डाइवर्जेंस इतना ज़्यादा है कि दोनों अलग अलग राह पकड़े हुए हैं और इसके बीच की जो दूरी है वो रिलायंस, काफ़ी हद तक एसबीआई ने और कोटक ने बना रखी है। आज तीनों शेयरों का जो बिहेवियर है ये इन दोनों को आपस में जुड़ने ही नहीं दे रहा। खैर एनी हाउ, हम अपने साथ जोड़ लेते हैं रुचित जैन को, जो कि मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ हैं। जैन साहब नमस्ते, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। आपकी कॉल सर, आपकी क्लोजिंग कॉल। नमस्ते डिम्पी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो टॉप है मेरी साइड। एक तो हमें लग रहा है कि डिफेंस एज अ थीम मनो आने वाले शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि आप अप्रैल के पूरे महीने की वॉलेटिलिटी में देखेंगे तो डिफेंस थीम में जो प्राइस अप मूव हुए थे वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए थे। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, बट कहीं पे भी हमको वॉल्यूम पे सेलिंग नजर नहीं आ रही है जब छोटे मोटे डिक्लाइन आ रहे हैं। एचएएल विद इन द स्पेस है जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। सो हमें लग रहा है कि ये एक मोमेंटम प्ले रह सकता है। तो एचएएल करंट पे 4440 के नीचे स्टॉप लॉस रखे नियर टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 4850 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और ऑयल एंड गैस स्पेस में से एमजीएल महानगर गैस में आज एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 3-3.5 महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक नैरो रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। फाइनली ये सेक्टर में दोनों ही स्टॉक इनफैक्ट आईजीएल एमजीएल में अगर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन देखें तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी सरपास कर रहा है ये। तो एमजीएल में 1375 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी ट्रेडिंग के लिए 1450 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आज एमजीएल हमने 12 बजे के शो में भी डिस्कस किया था। ये जब से नई सीरीज शुरू हुई है, ये गैस वाले स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया है और एमजीएल और आईजीएल दोनों ही ज़्यादा ठीक है। लेकिन आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पहलगाम की स्टोरी जब तक पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं होती तब तक ये जो डिफेंस ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं इससे भी बाहर निकलना थोड़ी समझदारी नहीं है। भले आप ले या ना ले वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप हैं तो थोड़ा बने रहिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स उसके बाद और तेज़ हुआ है, आज भी वो चल रहा है और इसमें भी एक ट्रेड दिया है सर ने 4850 रुपये तक के टारगेट का। तो रुचित जैन ने आपको 2 सौदे दिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और एक एमजीएल। आ जाते कुछ एक और स्टॉक्स पे जो आज ट्रेंडिंग है। आज मैं कहूँगा जिसके अंदर आज लॉन्ग पोजीशन या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, वो सौदे मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, एक बार ज़रा नोटिस कीजिएगा आप भी। आज जहाँ पे अच्छा ट्रेड बन रहा है विद द वॉल्यूम, उसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, दिखा सकते हैं एक बार। अडानी ग्रीन लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स भी दिखा सकते हैं आप एक बार, और अडानी टोटल गैस भी दिखाइएगा। और इसमें से हम जो छांटते हैं वो टोटल गैस छांटते हैं। अडानी टोटल गैस एक बार ज़रा दिखाइएगा, ये लास्ट वाला जहाँ पे 10.8 लिखा है, ये वाले लास्ट वाले चार्ट का फायर कीजिएगा। मंथली, 6 महीने का और लास्ट हफ्ते का, तीनों का फायर कर देना। रुचित एक बार इस शेयर को चेक करोगे। अब मेरी प्रॉब्लम दूसरे तरह की है, मेरे को कन्विक्शन है इस शेयर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने अभी एमजीएल बताया, मैंने आपके सामने टोटल गैस रखा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा चल गया है आज में बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली आज आई थिंक एक ऑलरेडी एक अच्छा मूव आया है, लेकिन ब्रॉडली देखेंगे तो ये स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी यूजुअली ज्यादा रहती है। आज इनफैक्ट काफी सारे अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो मोस्टली सभी के सभी स्टॉक्स में, काफी सारे स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। सो हमें लग रहा है कि मोर एक ये एक रीजन से अपमूव आज है क्योंकि पूरा इस अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बजिंग है। बट हमें लग रहा है कि पुल बैक मूव में 700 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस स्टॉक में है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज। हमने पहले भी ऐसे ओकेजन देखे कि जहां से 102 दिनों के ऐसे शार्प अप मूव्स रहते हैं, बट वो सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हो तो। अडानी ग्रुप में से भी अगर कोई स्टॉक को चुनना हो तो अडानी पोर्ट्स के स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कम वॉलेटाइल है कंपेयर टू टोटल गैस। सो अडानी टोटल गैस फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बट अगर ग्रुप में से कोई स्टॉक खरीदारी करना है तो अडानी पोर्ट्स हमें लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छे मूव्स दे सकता है। अडानी पोर्ट्स पे जो है अच्छे मूव्स आ सकते हैं, बाई की जो है सलाह भी आई है रुचित से। लेकिन अब चलते हैं हमारे सेगमेंट में बिग एक्शन स्टॉक्स पे। बिल्कुल, किन शेयरों में बिग एक्शन देखने मिल रहा है बताने के लिए अशेषा जुड़ी है हमारे साथ। बिल्कुल, आज बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स फोकस में है, उस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले CDSL, जहां पर नतीजे कमजोर रहे, जिसके चलते स्टॉक गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ आज के सत्र में करीब 1.5% की गिरावट दिखी है। 3% तक फिसलता हुआ ये शेयर, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी स्टॉक पे दिखी है। नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, इनफैक्ट मुनाफा करीब 22% घटा और मार्जिन्स पर भी दबाव दिखा इस तिमाही में, जिसके चलते स्टॉक गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा 9% तक की तेजी आज के सत्र में स्विगी इस स्टॉक पे नजर आई है। याद रखें, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया क्विक फूड डिलीवरी सेगमेंट में कंपनी स्केल अप करेगा अपना ऑपरेशंस। 8% तक की तेजी, 330 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने अनाउंस किए, जिसके चलते इस तरह की तेजी स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं और उसमें से बैंकिंग सेक्टर से एक स्टॉक है ICICI बैंक। याद रखें, बैंकिंग सेक्टर में आज दबाव दिखा है, लेकिन ICICI बैंक एक आउट परफॉर्मर रहा है इस सेक्टर में। गिरावट के साथ कारोबार, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ICICI बैंक कारोबार करता हुआ। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स इस स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन, 4.5% की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई लेवल्स पर दोनों ही स्टॉक्स कारोबार करते हुए। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। M&M के नतीजे आए, लेकिन M&M के अलावा कई सारे और स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से आज ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.5 से 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार। M&M नतीजों के बाद 3% ऊपर, लेकिन इसके अलावा बॉश 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा मदरसन सुमी और एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन दोनों स्टॉक्स में भी करीब 3% की तेजी दिखी है। बॉश 3% ऊपर शामिल और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी 2 से 4% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। तो ये कुछ स्टॉक्स जो नतीजे देख रहे, थोड़ी सी जो है
फ्लैटिशनेस देखने मिल रही है निफ्टी में। हालांकि निफ्टी बैंक पे देखें तो वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। विक्स की भी बात कर ले तो यहाँ पे थोड़ी टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द डे पे है, 18 के लेवल्स पे आसपास चल रहा है। लेकिन चलिए अब हमारे साथ अभी जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से। नमस्कार श्रीकांत सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। सर बेसिकली सर आप अपने पहले कॉल्स बता दें सर, इंपॉर्टेंट जो आपके 2 कॉल्स हैं। बिल्कुल, तो देखिए इस मार्केट में जैसे कि ओवरऑल एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बनी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जहाँ पे गेन्स दिख रहे हैं उन स्टॉक्स में अगर कोई ब्रेकआउट फॉर्मेशन या रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अगर होगा तो उसे कंसीडर करना चाहिए। और स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि एसीसी यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। करंट लेवल्स 1890 के करीब के हैं, 1880 1890 के करीब चल रहा है। 1855 का हमें स्टॉप लॉस रखना है और हमें लगता है कि यहाँ से अगर इसमें तेजी बनेगी तो ये स्टॉक 1950 से लेकर 1965 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एसीसी को करंट लेवल से खरीदने की राय रहेगी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा पॉलिसी बाजार, ये एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। इसके भी टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसने काफी अच्छी एक टेक्निकल फॉर्मेशन बनाया है, हायर बॉटम बना हुआ है, मल्टीपल रेजिस्टेंस के काफी नजदीक है। 1700 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हमें लगता है कि 1800 रुपए तक भी ये जा सकता है। करंट लेवल से खरीदने में जो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे 1590 रुपए का, और टारगेट्स नजर आते हैं 1800 रुपए के। श्रीकांत आप बने रहिए हमारे साथ। एक सवाल रुचित के लिए भी है, खासकर कि CDSL को लेके स्टॉक में जो है लगभग 3% का गिरावट आया है। Q4 अर्निंग्स की जो अर्निंग्स थी यहाँ पे ऑफ कोर्स वीक आई है, लेकिन इसका जो इफेक्ट आ रहा है सेकंड ऑर्डर इफेक्ट कहते हैं। आप देखिए कैम्स, देखिए फिनटेक, ये सारे कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, लेकिन ये एंसिलरी हैं। तो CDSL जिस तरह ग्रोथ दिखाता है, ऑफ कोर्स याद रखिए मार्च का क्वार्टर बहुत वॉलेटाइल था, तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स ले लीजिए, AMC स्टॉक्स, ब्रोकरेज स्टॉक्स, CDSL, अब आपका जो है के फिनटेक, और यहाँ पे ओवरऑल कहेंगे तो कैम्स भी है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है अगर कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में कोई पिकअप अगर आपको करना हो रुचित, तो यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स पे जो है आपको कौन सी स्टॉक जो है अट्रैक्टिव लग रही है? एंजल वन भी है, बहुत सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स में गिरावट भी आया है, तो आपको लगता है कि और जो है सस्टेन हो सकता है कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में? क्योंकि वॉलेटिलिटी तो है बाजार में, बट यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बनते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? खास करके मुझे अगर के फिनटेक या कैम्स के बारे में देखना हो, क्योंकि ये दोनों में जो है वॉल्यूम्स भी आज देखने मिल रहे हैं, दोनों टुवर्ड्स द रेड थे। तो जरा रुचित बताएं के फिनटेक और कैम्स में आपकी क्या राय रहेगी? तो यूजुअली एक डायरेक्ट कोरिलेशन हम देखते हैं कैपिटल मार्केट थीम में और जो मार्केट्स के मोमेंटम में, कि जब भी मार्केट्स में तेजी रहती है तो कैपिटल मार्केट का थीम एक अच्छे मूव्स देता है। और इसीलिए हमने देखा है कि ऑल्दो जो नंबर्स आए हैं CDSL में, नंबर्स के पहले ही प्राइस वाइज हमने ऑलरेडी करेक्टिव फेज पिछले 6 महीने में मार्केट के साथ साथ देख चुके हैं, कि जहाँ पे दिसंबर महीने में स्टॉक ने लगभग 1970 1980 के आसपास का हाई लगाया था, वहां से स्टॉक ऑलरेडी 1100 1000 रुपए की रेंज तक रीसेंट लोस में करेक्शन हो चुका है। सो मुझे लग रहा है प्राइस वाइज डिप आई बिलीव के कैपिटल मार्केट थीम में हो चुकी है, और यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंट प्राइस वाइज करेक्शन और नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्टिव फेज नियर टर्म में कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ये टाइम वाइज करेक्शन, क्योंकि ये करेक्शन के बाद लोअर एंड पे है, तो ये एक अच्छा मौका है कि जहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा मिड टर्म का व्यू हो 6 मंथ्स एंड बियॉन्ड, तो आप यहाँ पे ये स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। सो आई थिंक CDSL फिट्स विद इन दैट स्पेस, के जहाँ पे CDSL में भी 1000-1100 के आसपास एक सपोर्ट बेस बन चुका है। आई थिंक मार्केट ये नंबर्स को बहुत ही जल्दी फैक्टर इन करके एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव आगे चल के ये स्टॉक में देखने मिल सकता है। सही कहा। और आप देखिए दिन के ट्रेड में भी एक अच्छी रिकवरी भी स्टॉक में आई है, और यहाँ पे जो है कुछ HNI बाइंग भी कुछ काउंटर्स में देखने मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट थीम ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो स्ट्रांग लग ही रहा है, और जो भी डिप आ रहा है वहाँ पे एक अच्छी बाइंग आ रही है और एक सस्टेन्ड डिलीवरी बेस्ड बाइंग आ रही है। देन ऑफ कोर्स इस पे भी नज़र रहने वाली है। और रुचित ये तो इम्पोर्टेंट कॉल थी कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम स्टॉक्स को लेके, लेकिन एक सवाल और रहेगा शर्मिला मैम आपके लिए भी। अगर हम इस जो है पूरी चर्चा कर रहे हैं ब्रेंट क्रूड को लेके भी, यहाँ पे $60 प्रति बैरल के नीचे आया है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे ओपेक जो है अपनी कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ा रही है, बट ग्लोबली मार्केट्स जो है यहाँ पे अब देख रहे हैं कि OMCs को फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए कि क्रूड की कीमतों की जो है कमी का एक असर देखने मिल रहा है। क्रूड की जो डेरिवेटिव्स कंपनी होती है, जैसे कि एविएशन स्टॉक्स हुआ, पेंट के स्टॉक्स हुए, टायर के स्टॉक्स हुए, उनको फ़ायदा भी होता है,
और उनको जो ऑफकोर्स एक लैग इफेक्ट आता है 2-3 क्वार्टर का, ये दर्शकों को मैं बता दूं, लेकिन नेवरदलेस सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है। तो शर्मिला मैम, ये OMCs को लेके यहाँ पे देखिए आज अच्छी मूवमेंट आ रही है, डिविडेंड प्ले भी है, FY25 में इनको कह सकते हैं इनकी पुरानी ड्यूज भी आएंगी, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन से कंपनीज बेनिफिट जो है होने वाले हैं, खास करके ये जो प्राइस गिरी है ब्रेंट क्रूड को लेके? तो वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो जो आपने कहा कि जो बाकी के अफेक्टेड सेक्टर्स है, मेरा इन्वेस्टमेंट की राय उनमें रहेगी। नो, ओवरऑल आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन OMCs, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना इट इज सच अ सेंसिटिव सेक्टर कि उसकी प्राइसिंग का जो बेनिफिट आना चाहिए एज अ कंज्यूमर टू अस, वो नहीं आता है। देयर इज ऑलवेज सम ड्यूटी दैट इज पुट और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, और उसका ये भी है कि बहुत जब ऊपर जाते हैं रेट्स, तब वो ऊपर के रेट्स भी they also don't get passed on, लेकिन जब नीचे आते हैं रेट्स तो we don't get the benefit of that either, and neither does the company। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मैं इस सेक्टर को बहुत क्लोजली नहीं देखती अभी। यस, आई थिंक अभी का समय उनके लिए अच्छा है, जैसे कि आपने कहा कि क्रूड इज कमिंग ऑफ, HPCL के आई थिंक नतीजे भी है, सो डेफिनेटली आई थिंक इंटरेस्ट उनकी तरफ रहेगा। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ हम जानते ही है कि जिस तरह से दिल्ली ने तो अनाउंस कर ही दिया कि लॉट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उस वजह से एंड प्राइसिंग एक्सेट्रा, तो जो एक फोकस गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर था वो भी थोड़ा कम हो गया है। तो आई थिंक द अटेंशन विल नाउ शिफ्ट मोर टुवर्ड्स फॉर इंस्टेंस पेंट्स, जिसका आपने जिक्र किया, जहां पर काफी दिक्कतों से गया है सेक्टर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन वहां पर बढ़ा है और वहां पर एक पी करेक्शन हमने देखा है। सो दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू लुक एट, स्पेशली अगर हम जिस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि रियल एस्टेट और द अदर रियल दैट सेक्टर पिक्स अप, और who they cater to, वो sectors pick up करते हैं, तो paints could look interesting. So stocks like that, I very honestly, I'm not a big buyer of OMC stocks. Absolutely, I hear you, Sharmila ma'am. So OMCs on a long term play interesting ज़्यादा नहीं नजर आते शर्मिला जी को, लेकिन उसी के सामने अगर क्रूड डाउनफॉल के इम्पैक्ट को प्ले आउट करना है, क्रूड बेनिफिशियरी सेगमेंट्स पर अगर फोकस करना है, तो पेंट स्टॉक्स में एक इम्पैक्ट जरूर बनता हुआ दिख सकता है। फॉर ऑफ कोर्स अ लॉट मेनी ट्रिगर्स जो कि इस वक्त पेंट स्टॉक्स के हक में काम कर सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल की चाल का असर दिख तो रहा है एट प्रेजेंट, पेंट स्टॉक्स हो, चाहे सीमेंट प्लेज हो, एविएशन हो, साथ ही OMCs पर। इस पर टेक्निकली भी अगर आगे हमारे एक्सपर्ट से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं ऑप्शन के चैंपियन का। एंजल वन से राजेश भोसले अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी नमस्कार। देखिए, आज मैक्स हेल्थ केयर में काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लास्ट 2-3 वीक से कंसोलिडेशन में था, बट आज प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो यहाँ से ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है। मैक्स हेल्थ का 1160 का मे कॉल बाय करना है, लगभग 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 29 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और टारगेट होगा 61 का। लॉट साइज है 525 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5775, एंड जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो होगा अराउंड 11,000 के आसपास। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैक्स हेल्थ केयर हम देख रहे हैं आज अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड कर रहा है और ऑप्शन की रणनीति में भी ये शामिल। राजेश जी की रेडार पर 1160 की कॉल खरीदने की राय 40 रुपए के लेवल्स पर आपको मिलेंगी। लक्ष्य इसके 61 के एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, 61 स्टॉप लॉस 29 का लगाना होगा। वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 11,025 का हो सकता है, और अगर ये रिवर्स जाए कॉल तो 5,775 का अधिकतम नुकसान होने की भी संभावना है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेड को लेकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर्स से सलाह लें और इसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। एफएनओ स्टॉक्स का जिक्र हम कर रहे हैं, अब कुछ और प्लेयर्स पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस बीच मिड कैप इंडेक्स को स्क्रीन पर लेकर आए। मिड कैप इंडेक्स में
हम देख रहे हैं करीब 1000 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। मिड कैप के चुनिंदा प्लेयर्स जो कि इस तेज़ी में सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं, इसमें सबसे आगे हैं अडानी टोटल गैस, मोतीलाल ओसवाल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बायकॉन, इंडियन बैंक। ये सारे के सारे स्टॉक्स है जो कि काफ़ी बढ़िया एक्शन दिखाते हुए ऑलमोस्ट 5 से लेकर 11% तक के गेन्स इन स्टॉक्स में। अडानी टोटल ऑन द टॉप ऑफ इट होल करीब 11% की तेज़ी दिखा रहा है। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अडानी टोटल गैस पर तो एक टेक आपसे जानना चाहूंगी ही, इस पर सबसे पहले अपनी राय टेक्निकली बताएं, उसके बाद एक और ऑटो एंसरी से जुड़ा स्पेस भी है जिस पर हमें बातचीत करनी है। 11% के गेंस अडानी टोटल 665 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो देखिए जो टेक्निकल पैटर्न है वो तो यही दिखा रहा है कि इसमें अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो ग्रुप है वो एक न्यूज़ फ्लो के अंडर है, और जैसे इसमें न्यूज़ फ्लो बनते हैं वैसे इसमें टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं। तो हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप में से अगर किसी एक या दो स्टॉक को चुनना है तो मैं कहूँगा कि अदानी पोर्ट्स इसमें ही फोकस बनाए रखे और इसी पर्टिकुलर स्टॉक को अंडर रिसर्च रखे, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि स्टेबल एक्टिविटी है, फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है। और मैंने कई बार देखा है कि जैसे इसमें न्यूज़ फ्लो बनते हैं उस कंपैरिजन में जो इसका फॉल होता है वो कम होता है, बट जब रैली बनती है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल रीजन तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। तो अदानी पोर्ट्स को मैं कहूँगा कि करंट लेवल से लॉन्ग करें। एटीजीएल में मैं यही कहूँगा कि करंट लेवल्स पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है 640 का, तो 640 शुड बी द फाइनल स्टॉप लॉस फॉर होल्डिंग एनी लॉन्ग पोजीशन और फॉर ट्रेलिंग यूर स्टॉप लॉसेस। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए 640 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर इसमें तेजी बनती है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 740 के करीब। तो यहाँ से एक 100 रुपए की भी तेजी बन सकती है, लेकिन 640 का स्टॉप लॉस रखना उतना ही जरूरी है। अडानी पोर्ट्स और अडानी टोटल दोनों पर श्रीकांत जी की राय हमें मिलती हुई। अडानी टोटल अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है इंटैक्ट जरूर रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ से आगे मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं, 11% की तेजी है और ज़्यादा तेजी के आसार दिखते हैं। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस जुड़ेंगे आपसे महिंद्रा एंड महिंद्रा नतीजों के बाद कंपनी के मैनेजमेंट अमर ज्योति बरुआ हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे विस्तार से बातचीत होगी। आप बने रहें, हम जल्द लौटेंगे, उनसे बातचीत का दौर जारी करेंगे। चलो बेटे, टाइम हो गया। मुझे मत ले जाओ। चलना पड़ेगा। मेरी फैमिली, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, इन सब का क्या होगा? फैमिली के लिए पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो आज ऐसे रोना नहीं पड़ता। सॉरी। आखिरी वक्त पर मत पछताओ, आज ही पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। चलो भाई। Mama must be missing us now. Let's take you for a spin, give me one day. Feel the itch under my skin, it's a one day. You believe it when you see me and done, hey. It doesn't matter, just gotta get going. New GT line, Taigun and Virtus. Volkswagen. ये आपका मूड है जो बनता है, बदलता है, बिगड़ता है, सोचता है, बहुत कुछ कहता है जब टीवी पर न्यूज देखता है, पर सुनाई किसी को नहीं देता। अपने टीवी की सिर्फ सुनिए मत, उसे अपनी भी सुनाइए। फोन उठाइए, स्कैन कीजिए, देश के मुद्दों पर देश को बताइए अपना मुद्दा। देखिए रंजीत कुमार के साथ देश का मूड मीटर, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के चौथी तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं और नतीजे हर लिहाज से, हर पैमाने पर काफी दमदार है। नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी का माहौल है। रिजल्ट्स को अगर देखेंगे, चाहे रेवेन्यू हो, कामकाजी मुनाफा हो, मुनाफे या मार्जिन्स के फ्रंट पर अबव ऑल एस्टिमेट्स नंबर्स जो हैं पोस्ट होते हुए दमदार। रेवेन्यू के फ्रंट पर 25% के गेन्स हैं, साथ ही कामकाजी मुनाफा 42% बढ़ता हुआ दिखा है, मार्जिन्स 13% से ऑलमोस्ट 15% पर जाते दिखे हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पर आंकड़े जो हैं 2000 करोड़ से 2000
437 करोड़, which in itself is a 22% gains. So clearly good set of numbers। और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO अमरज्योति बरुआ जी हमारे साथ है। अमरज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इट्स बीन अ ग्रेट ईयर फॉर द कंपनी। क्या है, कौन से पैरामीटर्स और स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी के लिए बेहतरीन तौर पर काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट? अ बिग बीट वी हैव सीन इन द क्वार्टर। क्या ये मार्जिन सस्टेन रहेंगे? व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर FY26 इफ यू में से? और मार्जिन सस्टेन अगर रहेंगे तो आगे किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ग्रुप का फोकस बहुत क्लियर है और हमने ये बहुत क्लियरली स्ट्रैटेजी लेआउट किया हुआ है। जैसा आप देखेंगे कि हम बिजनेस को 3 तरह से देखते हैं। वो बिजनेसेस जो बहुत स्ट्रांग हैं, लीडर्स हैं मार्केट में, उनके लिए हमारा मेन फोकस है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। और वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस आप किसी तरह से मेजर करें, या वो शेयर में मेजर करें या परफॉर्मेंस, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है मार्जिन्स में, उसमें हमारा काफी फोकस है। दूसरा है वो बिजनेसेस जिनमें मार्जिन इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा। वहां पे पूरा फोकस ही ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे है और वो आपके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, सब दोनों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है मार्जिन्स में। और तीसरा है ऑफ कोर्स द ग्रोथ जेम्स, जिसमें हमारा मेन फोकस ग्रोथ है। तो अगर आप देखें तो ये जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट 2 बकेट से, और वो हम चाहते हैं कि सस्टेन हो, क्योंकि ऑटो एंड फार्म के लिए इंपॉर्टेंट है अपना लीडरशिप मेंटेन करना। और महिंद्रा फाइनेंस और टेक महिंद्रा में अभी भी काफी गुंजाइश है और मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए। तो वो सस्टेन करेंगे ग्रुप के मार्जिन्स। और ग्रोथ जेम्स जब वो एक ऐसा स्केल पहुंच जाएंगे जहां पे वो भी कंट्रीब्यूट कर सके, तब उनमें हम शिफ्ट करेंगे मार्जिन्स में। आज की डेट में उनका मेन फोकस है रेवेन्यू ग्रोथ, थोड़ा स्केल आए ताकि उनको वो लेवरेज मिले जो आज ऑटो एंड फार्म बिजनेस में है। अमर सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप ET Now स्वदेश को अपना समय दे रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना था आपकी। बाय द वे, जो गाड़ी है BEV, यानी कि जो EV सेगमेंट में आपने B सीरीज़ लॉन्च की है, बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर लगती है वो गाड़ी सड़क पे जब चलती है। तो मैं उसके बारे में सिर्फ ये पता करना चाहता कि उसकी इनिशियल एडवांस बुकिंग अभी कितनी चल रही हैं? वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है मार्केट में। उसको आप डिलीवरी कब तक करेंगे? आगे बिजनेस बढ़ेगा कैसे? उसका मार्जिन लेवल कितना है? ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। EBITDA लेवल पे, EBIT पे नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन बर्डन काफी रहेगा कुछ एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 इयर्स में। तो EBITDA लेवल पे ब्रेक इवन हम चाहते थे कि एटलीस्ट ईयर 1 में हम पहुंच सके। काफी खुश है कि पहले क्वार्टर में टीम ने EBITDA ब्रेक इवन डिलीवर किया है, और बिना PLI के। तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेट्रिक है कि ऑपरेटिंग लेवल पे बिजनेस ये डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं EBITDA पॉजिटिव। तो वो अच्छा रहा है। जहां तक कि जैसा आपने कहा कि बाकी मार्जिन्स के बारे में बात करूं, ऑटो मार्जिन्स में ओवरऑल वही एक मेन प्रेशर पॉइंट रहा है। बाकी पूरे बिजनेस से काफी स्ट्रांग प्रेजेंट किया। और जो बुकिंग्स के बारे में बोलूं तो देखिए, इनिशियल बुकिंग काफी स्ट्रांग थी। हम फ्रेश बुकिंग्स के नंबर्स नहीं रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है और हमें रिस्पॉन्स भी काफी स्ट्रांग मिल रहा है। जी बिल्कुल अमर सर, लेकिन SML Isuzu के हाल ही में M&M ने जो एक्विजिशन की है, ऑलमोस्ट 59% स्टेक की एक्विजिशन है। क्या सिनर्जी जो है बैठता है इस एक्विजिशन के, और खास करके जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है एज अ ग्रुप कैसा प्लेस होता है ये एक्विजिशन, जरा बताएं। मैं पहले शुरू करता हूं आपके सेकंड क्वेश्चन से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्विजिशन किया गया है उस एडवांटेज के लिए जो आपने अपने सेकंड क्वेश्चन में पूछा। हमें चाहिए ग्रोथ इस बिजनेस में। हमारे ट्रक्स एंड बसेस डिवीजन है जो अराउंड 3% मार्केट शेयर पे ऑपरेट कर रहा है, और काफी टाइम से उस लेवल पे है। एक टाइम था जब अराउंड 5% था, बट उसके बाद डिक्लाइन हुआ है। तो उस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा स्केल हो। स्केल से फिर काफी लेवरेज मिलता है, ब्रांड लेवरेज मिलता है, सोर्सिंग लेवरेज मिलता है, एक्सेट्रा। तो SML हमें वो स्केल
देता है क्योंकि इमीडिएटली बिजनेस डबल हो जाता है ऑलमोस्ट साइज से। और उसके बाद आता है आपका मेन फोकस जो रहेगा, जो जैसे आपको स्केल मिलेगा उससे आपको कमर्शियल सिनर्जीज मिलेंगी, डीलर रैशनलाइजेशन होगा, आप सोर्सिंग सिनर्जीज रियलाइज कर पाएंगे, जो सीवी स्पेसिफिक बाइज हैं उसमें आपको डबल वॉल्यूम मिल जाएगा तो उससे आपको थोड़ा डिफ्लेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और ऑफ कोर्स जो ओवरऑल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है उससे भी सिनर्जीज मिलेंगी। बट वो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से, जिससे हमको ये बाकी सब एडवांटेजेस मिलेंगे। बिल्कुल। अमर ज्योति जी, लेट्स नाउ शिफ्ट फोकस टू टैरिफ वॉर एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। ये काफ़ी अहम मुद्दे हैं और इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ आपके ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए, आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन, एंड कीपिंग दैट इन लाइट इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं महिंद्रा के लिए इन कमिंग ईयर्स। ऑल्सो M&M, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन इमर्जिंग सेक्टर्स को आई कर रहा है। इफ़ यस, डील्स आने वाले दिनों के लिए कोई पाइपलाइन में अगर हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। देखिए, हमारा एम्बिशन है कि हम सिलेक्टिवली कई बिजनेसेस में जहां हमारे काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है उसको ग्रो करते रहे इंटरनेशनली। जैसे फार्म में डेफिनेटली इंटरनेशनल एस्पिरेशंस है और हम देखते हैं मोस्टली अभी ऑर्गेनिक फोकस है, बट अगर कोई एक अच्छा इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो जरूर देखेंगे। आज की डेट में कोई एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है। दूसरे एरियाज में मैं बोलूंगा, ऑटो में भी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे काफी बढ़िया कर रहा है हमारा ऑटो डिवीजन। नए लॉन्चेस के कारण काफी उनको वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, आप एक्सपोर्ट्स में वो देख सकते हैं, तो वो भी एक फोकस रहेगा हमारा। और जहां तक आप बाकी बिजनेसेस के देखें तो टेकएम तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है ही, उनका बहुत ग्रोथ इंटरनेशनली होना पड़ेगा उनको। और बाकी बिजनेसेस में मैं एरो को पॉइंट आउट करूंगा। एरो स्ट्रक्चर्स में वहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज है इंटरनेशनली ग्रोथ की, तो वो हमारा ये सब हमारे बिजनेसेस है जहाँ पे हम देख रहे हैं। देखिए, टैरिफ्स, जियोपॉलिटिक्स ये टेम्पररी फिनोमिना होंगे और आज ये है कल कुछ और होगा। हम एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं इन सब इंडस्ट्रीज में, और हमें लगता है ये जो मैंने आपको इंडस्ट्रीज बोले हैं वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम वहां देख रहे हैं। ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आपके बिजनेस को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट से विस्तार से उनके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, नतीजों पर हमने बातचीत की। एज वी टॉक, ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ M&M का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। शर्मिला मैम, आपसे जानना चाहेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर्स तो हर लिहाज से पॉजिटिव हैं। पिछले दिनों ऑटो बिक्री के आंकड़े भी जहां आए, इनलाइन सेट ऑफ ऑटो सेल्स के डेटा भी वहां पर देखने को मिले। सवाल मेरा सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा पर नहीं है, ऑटो एंसिलरी में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। सो इस पूरे के पूरे बकेट में अगर आपको कोई शेयर्स पसंद आ रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर राय दीजिएगा। लेकिन संवर्धना, मदरसन, सोना BLW, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स है जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। मेरी राय में ना आपको ऐसे स्टॉक्स देखने चाहिए एंसिलरीज में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पेस है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चलेगा आगे जैसे हम बढ़ेंगे। एक पॉलिसी इट हैज टेकन शेप और उसके I think my understanding of that is कि आपका जो बाकी का जो इको स्ट्रक्चर है अराउंड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके लिए जो एंसिलरीज लगेगी, एवरीथिंग, बैटरीज एक्सेट्रा, ऑल दैट, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग का बेस, स्पेशली इफ जो कंपनीज आना चाहती है इंडिया में, लाइक BYD फ्रॉम चाइना और वेदर इट इज टेस्ला, तो उनको वो इकोसिस्टम है वो उसका भी उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से जो जस्ट अ लिटिल व्हाइल अर्लियर आप भी बात कर रही थी एंसिलरीज के बारे में, आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। मुझे वो स्पेस में फॉर इंस्टेंस एक्साइड काफी अच्छा लगता है। आई थिंक उन्होंने काफी आउटलाइन भी किया है कि किस तरह से दे वांट टू बी इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्पेस एक्सेट्रा, और बाकी के भी। आई थिंक व्हेन यू लुक एट जो एंसिलरीज लगेगी स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके जो सप्लायर्स है, दोज आई थिंक आगे चलकर काफी प्रॉमिसिंग रिटर्न दे सकती है। सो यस, आई थिंक अशोक लेलैंड, इफ यू वर टू आस्क मी डायरेक्टली फॉर अ स्टॉक,
क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तो मैंने बात की ही, आई थिंक फ्रॉम लाइक बसेस एंड जो जिस तरह का रोल आउट उनका हमने देखा है अशोक लेलैंड का और उनके जो नतीजे देखे हैं, तो दैट इज अनदर स्टॉक दैट आई लाइक वेरी मच। तो आई थिंक वो फोकस रहना चाहिए आगे चलकर। ठीक है, पॉइंट टेकन। शर्मिला मैम ने आपको सारा ऑलमोस्ट बता ही दिया इसके बारे में। एक और शेयर भी है श्रीकांत चौहान, उसको अच्छे से ट्रैक करते हैं और श्रीकांत एक बार पहले भी काफ़ी निवेशकों की हेल्प की है, पैसा बना के दिया था। वो शेयर का नाम है इंडिगो। श्रीकांत भाई आपको याद है 4300-4400 पे आपने रीजनिंग के साथ इस शेयर को दिया था, बाद में बढ़ा, फिर शायद आपका 4800 से तक का टारगेट भी था। आज ये शेयर सर मेरे को दिख रहा है स्क्रीन पर 5500 रुपये का, तो अभी और दम है और चल सकता है, एक बार चेक करेंगे आप? बिल्कुल। तो डिम्पी जी देखिए, वैसे इंटर ग्लोब एविएशन ने ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, दोनों को अच्छे पैसे बना के दिए और काफ़ी एक क्लीन, मैं कहूँगा, या तो एक बहुत ही सिंपल सी एक इन्वेस्टमेंट बेट थी जो आंखों से दिख भी रही थी कि ग्रो कर रही है, मोनोपोली सॉर्ट ऑफ बिजनेस है और परफॉर्म करेगी, और वैसे ही कुछ टेक्निकल पैटर्न्स भी बने थे। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि काफ़ी साफ सुथरा पैटर्न है, कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं बना है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी तेजी करेगा और इवेंचुअली लगता है कि एक बार 6200 या 6500 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 5650 का एक टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें बनेगा, जिसके बाद इसमें जो तेजी बनेगी वो तकरीबन 5850 तक इसे लेके जा सकती है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूँगा यस, इसे लॉन्ग करना चाहिए, खरीदना चाहिए। 5530 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। 5400 का स्टॉप लॉस रखे। 5650 के करीब एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इवेंचुअली लगता है ये स्टॉक 5800 रुपए के लिए जा रहा है, तो करंट लेवल से इसे खरीदना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो करंट लेवल से आप इस पर खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लगाइए जरा इस पर बाय की स्टैम्प। एक शेयर में थोड़ा लीक से हट के पूछता हूँ सर, वो है फार्मास्यूटिकल औरोबिंदो फार्मा। एक बार इसको भी चेक कर लो सर, 1250 रुपये का श्रीकांत। तो देखिए, औरोबिंदो फार्मा में भी ग्रेजुअली देखा जाए तो एक बॉटम बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसमें बन रहा है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक 1150 के करीब आने के बाद इसमें जो तेजी बनी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है और ये स्टॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने प्रीवियस फॉल को थोड़ा रिट्रेस करते हुए नजर आएगा। तो इसमें जो एक गिरावट आई थी वो 1600 रुपए से गिरावट आई थी और स्टॉक लगभग 1000 रुपए तक गिरा था, यानी 600 रुपया ऑलमोस्ट गिरा था ये स्टॉक। अब हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से कम यहाँ से 1400 1450 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि 1200 रुपए के करीब आने के बाद इसमें मल्टीपल बॉटम्स बने हैं और अभी अगर यहाँ से तेजी बनेगी तो फर्स्ट पड़ाव रहेगा 1350 का, लेकिन इवेंचुअली लगता है 1450 रुपए तक जा सकता है। तो औरोबिंदो फार्मा पे एक रिकमेंडेशन और मिली है। देखिए, आपको ना डिफेंसिव एग्रेसिव दोनों रखने पड़ेंगे। जैसे इंडिगो की जिक्र हुआ अभी, तो प्रॉपर एग्रेसिव शेयर है। आप देखो इसका चार्ट देखो, कभी रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप चलता गया। बाजार के अंदर छोटे मोटे डिप आए तो आए, नहीं तो वो चला। औरोबिंदो फार्मा थोड़ा सा पोलाइट है, फिर फार्मास्यूटिकल का है, डिफेंसिव है, हेज है, लेकिन ये भी एग्रेसिव हो गया है। तो इसलिए मैंने दोनों शेयर्स का व्यू पॉइंट आपके सामने रखा और दोनों पे सर ने मुहर लगवा दी है बाकायदा बाय की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे दो सहयोगी, या मैं बोलूँगा मेरे दो दमदार रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ जाएंगे। एक का नाम है समीर दीक्षित और दूसरे का नाम है प्रकाश प्रियदर्शी। दोनों दिल्ली से हैं, दोनों के पास एक ऐसी स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी, तो इसलिए दो एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं जस्ट ब्रेक के बाद रखूंगा। समीर और प्रकाश अभी आ रहे हैं आपके पास, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। दुनिया को दिखता है तुम्हारा अड़ना, मैं देखता हूं तुम्हारा अपनी सोच पे कायम रहना। दुनिया को दिखती है जिद, मुझे बस एक प्यारा सा दिल। पता है, पापा को दिखती है एक 16 साल की लड़की जो अपनी कहानी खुद लिख रही है, और ये बात साफ से कीमती है, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ नेचुरल डायमंड्स।
डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए कट कितना गहरा है। अरे भरोसा रखो, अच्छे से स्टिचिंग करूंगा। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपको वादा किया था, आपको एक नहीं बैक टू बैक 2 एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते हैं। हमारे 2 सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी और समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जानते हैं कौन से सेक्टर्स और कौन से पॉकेट से जुड़ी कौन सी खबर है उनके पास और उस खबर के मायने क्या है। सबसे पहले प्रकाश, आप बताइए कौन सी खबर है आपके पास और उससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखिए, पावर जनरेशन कंपनीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात के लिए लिखा है कि वो सफिशिएंट पावर परचेज एग्रीमेंट्स करें। ये डेवलपमेंट काफ़ी क्रूशल है, खासकर जो ऑनगोइंग समर सीज़न है, क्योंकि पावर डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उसके साथ ऊर्जा मंत्रालय की बैठक भी हुई है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स करें। कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स कर भी रहे हैं, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की है। कुछ स्टेट्स अपने ओन अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट शामिल हैं जो कि खुद बिड इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के इस एफर्ट से उन्हें लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट हासिल करने में मदद मिल पाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार का ये अनुमान है कि जो ऑनगोइंग समर सीज़न है उसमें पीक आवर पावर डिमांड 270 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकती है। इसलिए तमाम एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सरकार ने कुछ इमरजेंसी प्लान भी तैयार किए हैं ताकि किसी भी तरह की पावर डिमांड अगर पैदा होती है उसको मीट किया जाए। और उस दिशा में अगर देखें तो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के लिए राज्यों को पुश किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उन्हें इस बात की मदद मिल सकती है कि वो कुछ और लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स हासिल कर पाएँ। बिल्कुल, पावर जनरेशन कंपनियां इस खबर के चलते फोकस में रहेंगी। बिजली के पर्याप्त सप्लाई के लिए सरकार एक्शन में और इसी की तर्ज पर केंद्र ने राज्यों से पर्याप्त पीपीए करने को कहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल प्रकाश की तरफ से। लेकिन समीर के पास भी एक अहम जानकारी है। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई पर एक और डिटेल लेकर हमारे साथ समीर जुड़ गए। समीर बताएं। सूत्रों की माने तो सिविल एविएशन मंत्रालय उन भारतीय एयरलाइन की जो कि पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने की वजह से प्रभावित है, उनको किसी प्रकार की आर्थिक मदद देना या टैक्स रियायत देने जैसे कदमों पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है। और इस दिशा पे कोई कदम फिलहाल उठाने पर कोई ना तो चर्चा हो रही है ना इस तरफ देखा जा रहा है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ऐसे इंपैक्टेड इंडियन कैरियर्स को मदद करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है और उस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं, ऐलान किया जा सकता है, जैसे कि पायलट रोस्टरिंग पर रिलैक्सेशन देना, कैबिन क्रू के डिप्लॉयमेंट पर फिलहाल जो स्थिति है उसमें रिलैक्सेशन देना, इस तरीके के कदमों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म मेजर के तहत आर्थिक मदद पर सरकार विचार नहीं कर रही है। आपको बड़ी तस्वीर बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया था, जिसका सीधा असर इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर या एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे फ्लाइट्स पर या एयरलाइंस पर पड़ा था। और इन सभी एयरलाइन के साथ में सिविल एविएशन मंत्रालय ने बैठक भी करी थी इस इंपैक्ट के मैग्नीट्यूड को समझने के लिए। और फिर एयर इंडिया ने ये बात सरकार के सामने रखी थी। अन्य एयरलाइन ने भी अनुरोध किया था कि सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और जो कि इंपैक्टेड इंडियन कैरियर्स हैं उनको किसी प्रकार की मदद करे, या तो सब्सिडी मॉडल या टैक्स रियायत के रूप में। हालांकि एयर इंडिया ने एक कदम आगे जाते हुए यह भी बताया था कि अगर ये पाकिस्तान एयर स्पेस 1 साल तक बंद रहता है तो एयर इंडिया को एडिशनल एक्सपेंस के तौर पर तकरीबन $600 मिलियन का भार उठाना पड़ सकता है। हालांकि सरकार फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इमीडिएट या शॉर्ट टर्म मेजर में फाइनेंशियल सपोर्ट पर विचार नहीं कर रही है। और यही वजह है कि अब एयरलाइन भी अन्य विकल्पों पर कदम उठा रही, जैसे कि एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि तेल अवीव की फ्लाइट को टेम्परेरी सस्पेंड करना। इंडिगो ने अपनी ताशकंद और अलमाटी की फ्लाइट को 7 मई तक टेम्परेरी सस्पेंड किया है। तो ऐसे कदमों के जरिए फिलहाल एयरलाइंस इस इंपैक्ट को
कम करने की कोशिश कर रही हैं और आगे जाकर के डीजीसीए की तरफ निगाहें हैं कि वो क्या कदम उठा सकता है इम्पैक्ट को और कम करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए एक और सख्त और कड़ा कदम भारत का पाकिस्तान के खिलाफ। शुक्रिया समीर ये इंपॉर्टेंट डिटेल अपडेट हमें बताने के लिए, और प्रकाश भी हमसे पावर स्पेस की इन पर्टिकुलर बात कर रहे थे। शर्मिला जी हमारे साथ। शर्मिला जी, पावर स्टॉक्स की ही अगर बात करें, केंद्र ने राज्य सरकारों को पर्याप्त पावर परचेज अग्रीमेंट साइन करने को कहा है और बिजली की सप्लाई जो है उसे सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। वैसे तो एक डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त हो रहा है, लेकिन ये अगर डेवलपमेंट हो जाता है तो पावर डिमांड जो है इनफैक्ट जो कि बढ़ी हुई है इन दिनों, उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। पावर रिलेटेड स्टॉक्स इस सेक्टर पर आपका फंडामेंटल टेक क्या है? बहुत अच्छा सेक्टर लगता है मुझे इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और दो तीन वजह है। एक तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो नियर टर्म पॉजिटिविटी है वो तो आपने अभी जिक्र किया कि जैसे मई का महीना चालू होता है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाता है, और उस वजह से आई थिंक वेदर इज अ कंपनी लाइक टाटा पावर या JSW एनर्जी वो प्रोमिनेंस में आई जाएगी। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक और चीज जो एक काफी थीम जिस तरह से बिल्ड हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में, और एक ग्लोबल थीम है वो, दैट वी आर सीइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ फोकस टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल और इस तरह की एनर्जी की तरफ भी काफी अटेंशन है इन्वेस्टर्स का। और ये सब कंपनीज, वेदर इट इज अ टाटा पावर, वेदर इट इज अ JSW एनर्जी, NTPC है, उन्होंने भी अपने सबने ग्रीन इनिशिएटिव सामने रखे हैं। तो मुझे लगता है ये भी काफी अच्छे चलेंगे आगे चलकर। और उसके साथ साथ आई थिंक इवन कंपनीज लाइक जो काफी करेक्ट भी हुए हैं, REC, PSC, इनके लिए भी आगे चलकर थिंग्स आर लुकिंग गुड एंड देयर बुक्स आर इम्प्रूविंग, तो वो भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है व्हेन यू टॉक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट उसका एक बहुत अहम रोल रहेगा आगे चलकर। और देयर आर अ होल होस्ट ऑफ स्टॉक्स जो इसमें अच्छे लगते हैं, एंड जैसे मैंने काफी स्टॉक्स का जिक्र भी किया। पावर सेगमेंट में तो बात हुई है, पावर एंसिलरी में भी हो रही है बात, और इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो ऑफ कोर्स जब समर सीजन आता है तो आपका FMCG स्पेस में भी एक इंटरेस्ट आता है, डेयरी स्टॉक्स में भी आता है। लेकिन मेरे को FMCG स्पेस में जो है श्रीकांत जी एक कंपनी है इमामी, इसको ज़रा स्क्रीन पे लाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है मिडिल गेनर्स है निफ्टी FMCG के इंडेक्स के दिन के ट्रेड में, लेकिन मैं इमामी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो भी रूरल रिकवरी होती है तो सबसे पहला स्टॉक जो चलता है वो होता है इमामी। अभी इमामी का जो 60 से 80% का जो रेवेन्यू कवरेज है वो रूरल एरिया से, खास करके ईस्टर्न इंडिया से। तो यहाँ से जी जब भी हम देखते हैं कि FMCG रूरल में अच्छी मूवमेंट आती है तो सबसे पहले ये स्टॉक चलता है। आज ज़्यादा नहीं चल रहा है, आज से 1% ऊपर है, लेकिन ट्रिगर्स जो है बता रहे हैं, जो मैक्रो ट्रिगर्स है वो बता रहे हैं कि एक रूरल की जो अपमूव 1-2 क्वार्टर में देखने मिल सकती है, तो सबसे पहले ये स्टॉक चलता है। तो श्रीकांत, ये करंट लेवल्स पे इमामी के क्या जो लेवल्स दिख रहे हैं, अगर आप मंथली बेसिस पे बताएं, 2 से 3 महीने के बेसिस पे, कोई इमामी पे आपकी राय चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि अगर बॉटम से देखें तो जैसे आपने कहा वैसे कि ऑलमोस्ट 25% चल चुका है स्टॉक, बट एट द सेम टाइम अगर इसके हाइज से देखें तो ये हाइज से अभी भी काफ़ी दूर है। इसके हाइज बने थे कुछ 800 रुपये के करीब, और अभी ये 650 के करीब या 625 के करीब ट्रेड कर रहा है। और इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें सिंपली तो यही दिख रहा है कि इसमें ग्रेजुअल राइजिंग पैटर्न बना हुआ है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है, जो इवेंचुअली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 800 रुपए तक जा सकता है, लेकिन इसे वक्त लगेगा, काफी ग्रेजुअली चलेगा, लेकिन ये प्रॉमिसिंग पैटर्न है। और हमें लगता है कि इसमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो तो उसमें बने रहे, इवेंचुअली हम 800 रुपए के लेवल्स देख सकते हैं। कांत, आपको FMCG के स्टॉक्स के रिगार्डिंग जानकारी दे रहे हैं। देखिए FMCG की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है इस समय। कोलपाल, मैरिको, इमामी, HUL, अगर आप ये सभी स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम दिखेगा। टिपिकली सीरीज़ के स्टार्टिंग में, ये हम बोलूँगा फर्स्ट वीक ऑफ द सीरीज़, न्यू सीरीज़ में ये एक्टिव होते नहीं है, लेकिन अगर आज आप ज़्यादातर स्टॉक FMCG के देखेंगे तो आपको ठीक दिखेंगे। HUL, कोलपाल, इमामी, डाबर, ये सब दिखा दो आप, ठीक है, गोदरेज इनफैक्ट, तो ज़्यादातर शेयर्स आपको यहाँ पे ठीक देखेंगे। अब जरा इस लीग से हट के आ जाते हैं, दूसरे 3-4 शेयर्स और भी हैं जहाँ पे कुछ पोजीशंस बन रही हैं।
श्रीकांत, दो शेयर में आपसे तेजी का और एक मंदी का शेयर पता करूंगा, जरा जल्दी जल्दी मेरे को बताते जाइएगा और हम उसकी फिर स्टैंपिंग करते जाएंगे, यानी कि उसमें जो भी आप कॉल दोगे उसके बारे में बताते जाएंगे। पहले शॉर्ट वाले दो शेयर्स आपसे पता कर लेता हूं मैं। आज ONGC में भी वीकनेस आ रही है, ये थोड़ी और ड्रैग करेगा ONGC, एक बार जरा चेक करोगे आप? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि ONGC में थोड़ा सा वीकनेस है। क्रूड में भी हमने कुछ गिरावट देखी है तो उसका इफेक्ट लग रहा है, लेकिन जो रिलेटिवली सेल ऑफ आना चाहिए था इसमें वो नहीं दिख रहा है। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि पिछले 1.5-2 महीने से देखेंगे तो इसमें जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू फॉल इन द क्रूड, वो काफी मैं कहूंगा कि बेटर है, यानी कि डाउनसाइड इसमें लिमिटेड है और हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें रखें। ठीक है। एक टाटा की कंपनी काफ़ी बुरी तरह से पीटी थी सर रिजल्ट्स के बाद, उस शेयर का नाम था ट्रेंट। आज उसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, एक बार जरा दिखाना। शॉर्ट कवरिंग का शेयर होगा ट्रेंट, टाटा ग्रुप की कंपनी, 4-4.5% ऊपर है। श्रीकांत, कितना चल जाएगा ये? और तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी 5,800, और नीचे में मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है तो वापस से स्टॉक 4,700 रुपए तक गिर सकता है। तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसमें कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने की अभी जल्दबाजी ना करें। अगर कोई स्पाइक मिल जाए बिकॉज ऑफ मार्केट में तेजी आए तो हायर लेवल्स पे इसमें पोजीशंस कम करने की हमारी राय रहेगी। हालांकि मैं आपसे एक शेयर के बारे में और भी पता करना चाहता था, लेकिन मेरे को लग रहा है आपकी कंप्लायंस अलाउ नहीं करेंगी। कोटक के बारे में तो आप नहीं बोल पाओगे ना श्रीकांत? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोटक में काम करते हैं, कैसे बात कर लेंगे। ठीक है, डन। तो मैं आपसे पूछूंगा तो नहीं, लेकिन एक मैं पूछूंगा तो नहीं, लेकिन एक जानकारी जरूर साझा कर लेते हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, कोटक एक वो शेयर बना इस पूरी गिरावट के अंदर, इनफैक्ट टॉप निफ्टी काउंटर्स का मैं बोल सकता हूँ इकलौता भी, ऐसा समझ लो आप, जिसने गिरावट का मुंह ही नहीं देखा पिछले 6 से 7 महीने में। अगर आप दिखाना चाहो तो पिछले 6 महीने का चार्ट दिखा दो। 6 महीने कहने का मतलब है कि अभी हम मई में चल रहे हैं, 5 महीने ये और दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर वाली गिरावट को भी मैं काउंट कर रहा हूँ। आप देखेंगे करीब 27-28% का पॉजिटिव रिटर्न कैलकुलेट हुआ होगा इसके अंदर। आज का थोड़ा माइनस कर दें तो 18% नेट में बनता है 6 महीने में। और अगर आप चेक कभी करना चाहें तो आप देख भी पा रहे हैं, इसमें नवंबर की डेट डली हुई है, यानी कि 1 दिसंबर से शुरुआत हुई है इसकी। ये देखिए आप सारी की स्क्रीन पर आपको दिखेगा ये। तो कोटक इस मामले में काफ़ी ठीक था। तो कई बार क्या होता है कि शेयर का रिएक्शन या शेयर्स के बारे में पहले मार्केट में पोजीशंस बनी होती है और जब नंबर्स आते हैं तब हाथ बदला होके उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। कुछ ऐसा ही क्या आज रिजल्ट में भी हुआ, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि आज इतनी तेज गिरावट क्यों है जबकि नंबर उतने खराब तो नहीं लग रहे। गौरव जावलकर आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। गौरव जी बताइए प्लीज़। जी हाँ, अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नतीजे देखने को मिले थे। तो सबसे पहले नंबर्स पे फोकस करते हैं। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कहीं पे लगभग 5% की ग्रोथ देखने को मिली, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे एक 14% की डिक्लाइन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली थी। हालांकि ये जो नतीजे है वो हम इनलाइन कह सकते हैं, बट फिर भी एक लोअर एंड जो था एक इनलाइन के हिसाब से वहाँ पे ये नतीजे जो थे वो देखने को मिले थे, वो एक रीज़न था। सेकेंड, अगर हम बात करें बैंक की तरफ से तो कहीं पे एडवांसेस ग्रोथ जो थे वो कहीं पे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिली। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के एडवांसेस ग्रोथ की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस थे कि कहीं पे 15% से भी ज़्यादा ग्रोथ हमें एडवांसेस में देखने को मिल सकती है, जो कि आई लगभग 13.5% पे। अब इसमें मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कॉर्पोरेट जो बुक था वहाँ पे एक स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिर्फ 6% की ग्रोथ। और इसी के बाद हमने देखा कि एक निगेटिव रिएक्शन स्टॉक में भी हमने देखने को मिला। यही बात नहीं, अगर हम बात करें किसी और बैंक्स को लेके भी, तो जैसे हमें पता है कि कुछ बड़े बैंक्स, सभी बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसमें अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये जो लोन बुक का बेस है वो काफ़ी छोटा है, लगभग 4.5 लाख करोड़ तक का है। बट इसी के साथ साथ जो बाकी बैंक्स है वहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करें तो वो एक अलग एक नया ट्रिगर था कि कहीं पे जो पीयर्स के साथ कंपैरिजन हम करें तो कहीं पे एक स्लो डाउन लोन बुक ग्रोथ में देखने को मिली। एसेट क्वालिटी और निम्स की बात करें तो वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा था। हालांकि प्रोविजंस में थोड़ी जो इंक्रीज है वो देखने को मिला था, बट फिर भी क्रेडिट को जो था वो इनलाइन ही था। इनफैक्ट अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे 4.97 जो कि 4 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज था। बट इसी सब नतीजों के बाद और जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्स थे वहाँ पे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो था एडवांसेस ग्रोथ को लेके वो नहीं दिखा, और इसी के कारण हमने ब्रोकरेजेस की भी राय ली
तो वहाँ पे एक जो स्टेबल स्टांस है वो उन्होंने भी रखा था। जैसे अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, जैसे नोमुरा हो गया, नुवामा हो गया, उन्होंने जो स्टांस है वो वैसे ही स्टेबल रखा था। कहीं पे CLSA की तरफ से भी होल्ड रेटिंग बरकरार रखा था। और इसी सब के नतीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो आज स्टॉक प्राइस में एक 5% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल इनलाइन नतीजे जहाँ पे थोड़ा वीकनेस देखने को मिला, एडवांसेस ग्रोथ जहाँ पे फिर से नतीजों के मुताबिक और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थोड़ा वीकनेस था। इन्हीं सब की वजह से और ब्रोकरेज की राय, इनके वजह से आज कोटक महिंद्रा बैंक में एक वीकनेस जो है वो देखने को मिली थी। ओके, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस रेडार पर भी है और उसी कड़ी में कोटक महिंद्रा बैंक पर सारी डिटेल्स और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर। लेकिन इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की कुछ चुनिंदा कंपनियों पर नजर करनी चाहिए और इसमें सबसे आगे रिफ्लेक्ट हो रहा है स्विगी का काउंटर। ऑलमोस्ट 13% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता है। स्विगी के साथ साथ जोमेटो या यूं कहें इटर्नल पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आज अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज है। श्रीकांत जी, अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ऑलमोस्ट 12-13% के गेन्स इस वक्त स्विगी में नजर आ रहे हैं और इटर्नल में भी ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ दोनों स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इटर्नल्स में तो जो खरीदारी की पोजीशन है उसमें बने रहे, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें एक बड़ी गिरावट आने के बावजूद तो इसने काफी अच्छी तरीके से इसे मेंटेन किया पूरे क्वार्टर में, और अभी इनफैक्ट देखा जाए तो उस क्वार्टरली हाईएस्ट हाई के आसपास खड़ा है ये स्टॉक। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक वापस से परफॉर्म करते हुए एक बार 280 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें बने रहे। स्विगी की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसमें हमने कुछ एक बढ़त देखी है, बट एट द सेम टाइम इसके ब्रॉडर पैटर्न को देखें तो इसमें हर एक हायर साइड पे सेल ऑफ आता ही आता है। तो हमें लगता है कि स्विगी से अभी भी दूर रहे। अगर कोई यहाँ से तेजी अगर मिलती है तो मुझे लगता है 375-380 के करीब इसमें अपने पोजीशंस को कम करने की कोशिश करें, या तो मैं कहूंगा कि करंट लेवल से भी स्विगी को बेच के अगर आप इटर्नल्स लेते हो तो उसका फायदा आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में देखने मिल सकता है। दोनों के बीच कंपैरिजन और स्विगी जोमेटो या स्विगी इटर्नल के बीच, और अगर इस वक्त स्विगी के आउट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, इस पर भी श्रीकांत जी की राय, और उसके कंपैरिजन में जोमेटो यानी कि इंटरनल काउंटर जो है वो एंट्री अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अट्रैक्टिव फिलहाल नजर आ रहा है, तो इस पर नजर होनी चाहिए। इस बीच अगर आप देखेंगे IT इंडेक्स जो है एक्शन दिखा रहा था। आज सुबह जब बाजार खुले तो वन ऑफ द सेक्टर जो कि टॉप परफॉर्मिंग था वो IT सेक्टर था, और इस वक्त भी जहां हम बात कर रहे हैं ऑटो, एनर्जी, FMCG, मेटल, फार्मा, रियल एस्टेट एंड सिलेक्टेड IT प्लेज हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन श्रीकांत जी, एक सवाल मिड कैप IT प्लेयर्स को लेकर भी होगा। सिर्फ मिड कैप IT ही नहीं, IT स्टॉक्स की बड़ी दिग्गज कंपनियां और मिड कैप IT स्पेस में से अगर कोई स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है तो आप उस पर राय दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि जो करंट फॉल हुआ है उसके बाद ये काफी डिसेंट लेवल्स पे आ चुके हैं, अच्छे सपोर्ट्स पे आए हैं। साथ ही साथ अगर इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स को भी चेक करते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी ये सभी स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल्स पे यानी अच्छे वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। बट यही है कि यहाँ से जो हमें व्यू रखना है वो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। आप अगर इसमें ट्रेडिंग के कुछ सौदे बनाते हो या तो कुछ ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते हो और इमीडिएट उसमें रिटर्न्स की अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो मुझे लगता है कि वो फुलफिल होना काफी मुश्किल है। बट यहाँ से अगर एक मीडियम टर्म का व्यू हो, कम से कम 3 महीने का व्यू हो, तो बिल्कुल करंट लेवल से इन्फोसिस में खरीदारी करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि ये जो स्टॉक अभी तकरीबन ट्रेड कर रहा है 1500 के करीब, यहाँ से जिसमें अगर तेजी बनती है तो ये वापस से एक बार 1650 रुपए तक के तेजी लेवल्स दिखा सकता है। तो 10 से 15% की तेजी एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसे खरीदे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे 10 से 15% की जो अर्निंग्स आ सकती है इन्फोसिस में, ये श्रीकांत जी की राय है। लेकिन चलिए, अर्निंग्स का समय चल रहा है और कल के क्या अर्निंग्स है उस पर भी नज़र डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए, निफ्टी के कोई अर्निंग्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा वायदे बाजार और कैश मार्केट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है जिस पे हमारी नज़र होगी, जिसपे के है कंसाई नेरोलैक, आधार हाउसिंग भी है, पॉलीकैब के ये इंडस्ट्रीज दिन के ट्रेड में भी अच्छी तेज़ी बाइंग हो रही है अहेड ऑफ अर्निंग्स, तो इस पर भी नज़र रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर, एलेम्बिक फार्मा, याद रखिए FMCG कंपनीज़ की जो कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा पेटीएम, HPCL, पारादीप फॉस्फेट्स, पिरावल एंटरप्राइजेज, महानगर गैस, CG पावर और आखिर में बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स रहेंगे जिस पे कल नज़र रहेगी। चौथे तिमाही के नतीजे रहने वाले हैं।
अब चलिए, देश के सबसे अमीर बैंकरों में शामिल उदय कोटक ने मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में बड़ा निवेश किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक और उनके परिवार ने वर्ली सी फेस स्थिति शिव सागर बिल्डिंग में पूरे अपार्टमेंट्स खरीदकर रचा इतिहास। खबर की पूरी डिटेल बता रहे हमारे संवाददाता अनुराग शाह। 19 शिवसागर, ये जो मुंबई का पता है जहां पर एक नया रिकॉर्ड बना है रियल एस्टेट डील का, वो है 2,75,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट का नया रिकॉर्ड रियल एस्टेट डील के अंदर हुआ है। और जो मशहूर बैंकर है उदय कोटक, उनके द्वारा इस में 8 और अपार्टमेंट खरीदे गए हैं और अब कुल जो 24 अपार्टमेंट है वो सारे के सारे अपार्टमेंट अब उदय कोटक के होंगे। फरवरी के अंदर 11 अपार्टमेंट खरीदे गए थे, जो उसकी जो डील हुई थी वो 2,72,000 के हिसाब से हुई थी, लेकिन अप्रैल के अंदर जो 8 अपार्टमेंट इस में खरीदे गए हैं वहां पर जो डील है वो 2,75,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। तो उस हिसाब से जो पूरी डील वैल्यू है वो 400 करोड़ के करीब पहुंचती है। इसके अलावा आप इस बंगले से जुड़ा हुआ जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये कैंपेन हाउस है जो कि साल 2018 में उदय कोटक के द्वारा खरीदा गया था 385 करोड़ में। तो उससे बराबर पे ही अब ये नई खरीद की गई है, जिसकी जो वैल्यू है प्रति स्क्वायर फीट की, वो देश के अंदर अब तक का सबसे महंगा रियल एस्टेट सौदा है। 3.25 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फीट का, जो कि मुंबई के वर्ली सी फेस के सामने और जो कोस्टल रोड की शुरुआत होती है वहां पर बैंकर उदय कोटक के द्वारा खरीदा गया है। कैमरा पर्सन महेश कटकम के साथ मैं अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश के लिए। इसे अपने आप में बहुत ही शानदार जगह है, लेकिन जब से वो कोस्टल रोड बनी है तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है और उसके अंदर भी स्ट्रेटजिकली लोकेशंस देखी जा रही है कि कोस्टल रोड से वो कितना दूर है, वहाँ पे टर्न है कि नहीं, वहाँ से कितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ जाएंगे या कितनी जल्दी नीचे उतर जाएंगे। तो इसलिए वर्ली सी फेस एक नए मुकाम पर पहुँच चुका है, कम से कम रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से। और मिस्टर कोटक ने ये चीज़ प्रूव भी की है, नहीं तो बिल्कुल साथ लगती हुई ज़मीन के आपने ज़्यादा पैसे दिए। उससे पहले वाली डील थोड़ी कम की थी, उसके बाद की डील थोड़ी ज़्यादा की है, बट फिर भी इम्पोर्टेंस समझते हुए डील हुई है। ये एक रियल एस्टेट की ताकत को भी यहाँ पे बताता है। खैर, मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ। मैं इस पूरी डील से निकल के रियल एस्टेट का इंडेक्स ही चेक करवा लेता हूँ, फिर आपको बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, भोपाल, जयपुर, इन सब का रियल एस्टेट मोटा मोटी पता लग जाएगा, क्योंकि हर कंपनी का कहीं ना कहीं बिजनेस तो होगा ही। श्रीकांत, रियल एस्टेट इंडेक्स चेक करो, निफ्टी रियल्टी के नाम से आपको मिलेगा 887, इस समय इसका भाव चल रहा है, 6 पॉइंट की बढ़त है। ये जरा चेक करो इसमें कितना दम है, निफ्टी रियल्टी। तो देखिए, इंडेक्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडेक्स में अभी तक ऐसे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यस, इसमें एक पुल बैक आ रहा है। एक बड़ी गिरावट के बाद एक जो रिकवरी आनी चाहिए या थोड़ा बाउंस बैक आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए, वो हमें दिखाई दे रहा है। और लगता है कि ये इंडेक्स जो है वो तकरीबन 5%, 7% की तेजी दिखा सकता है। अगर ये 5-7% की तेजी दिखाएगा तो स्टॉक्स लगभग 10 से 12% की तेजी दिखा सकते हैं। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि यस, निफ्टी रियल्टी में भी यहां से तेजी बन सकती है, लेकिन लिमिटेड तेजी है। तो आप इसके बारे में एक बार ज़रा देखिएगा भी, जानिएगा भी, ये थोड़ा तेज़ हो सकता है। अगर आप टेक्निकली फॉलो करते हैं तो ज़रूर अपने वित्तीय सलाहकार से इसके बारे में आप चेक भी करवा सकते हैं। ये रियल एस्टेट का, इसके अंदर जो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, अनंतराज, रेमंड, प्रेस्टीज, ओबरॉय, ऐसे कई शेयर्स हैं जो इसका पार्ट भी हैं। खैर, 4 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, तो एक बार ज़रा मार्केट के ओवरव्यू कर लेते हैं। मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा स्टॉक्स पूछने चाहिए। आज बाजार दिन भर में जिस तरह से ट्रेड हुआ है, मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि कल गैप के साथ 24,500 पार करेंगे तो फिर जर्नी और खिंचेगी, और अगर कल 24,500 गैप के साथ पार नहीं हुआ तो थोड़ा और समय यहाँ पे इसी रेंज में हमको देना पड़ेगा, 24,200 से 500 वाली रेंज के अंदर। बैंक निफ्टी आज थोड़ा जो टूटा है, करीब 175 पॉइंट, इसने 55,000 के नीचे क्लोज की है। 2 सपोर्ट मैंने आपके सामने सुबह भी शेयर किए थे, फर्स्ट इज 55,000 एंड सेकंड इज 54,800।
तो पहला सपोर्ट तो चला गया, लेकिन दूसरा सपोर्ट बचा रह गया। तो आज का अगर आप लो भी चेक करेंगे वो 786 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 54,800 ही बनता है। जैसे निफ्टी ने आज एक रेजिस्टेंस R1 तोड़ा, ऐसे बैंक निफ्टी ने आज S1 तोड़ा। तो दोनों ने एक एक चीज़ तो तोड़ी है, लेकिन ब्रॉडर रेंज अभी भी बाकी है जो कि 24,500 ऊपर का बनता है और इसका 54,800 बनता है। देखते हैं आगे चल के क्या होगा। आते हैं विक्स पे। विक्स 18.3 पे अभी भी, तो शांति से बैठने तो नहीं देगा, भले रेंज में वॉलेटाइल करवा दे, लेकिन वॉलेटिलिटी तो मार्केट के अंदर रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज छठा सातवां दिन है जब बैक टू बैक बढ़िया चला। इसका सपोर्ट, इसका साथ दे रहा है HDFC बैंक। तो HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज इन दोनों का प्ले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बैटन दूसरे को दे देते हैं। जैसे अगर अंबानी का शेयर रुकता है तो अडानी के शेयर्स तेज़ हुए हैं। अगर आज आप देखें तो एक्चुअली में दिन आज अडानी शेयर्स का है। अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन्स, ये सभी के सभी शेयर्स आज चले हैं और बाकायदा सब लोग डेज हाई पे हैं। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक F&O के पार्ट भी हैं। इसमें से 2 शेयर निफ्टी के पार्ट भी हैं, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस। तो उनकी वेटेज वहाँ पर भी कैलकुलेट हो रही है। तो इसलिए अंबानी और अडानी दोनों शेयर्स का कॉम्बो आज मार्केट के अंदर काम कर रहा था। इसलिए निफ्टी आज गिरा नहीं और बैंक निफ्टी आज चला नहीं, क्योंकि उसके अंदर SBI और कोटक की दबाव आप साफ साफ देख रहे थे। एनी हाउ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के हिसाब से बहुत ख़राब नहीं हुआ आज। अगर मैं खाली सिर्फ F&O के ही शेयर्स की बात बोलूं तो करीब करीब जो 200-225 शेयर है उसमें से 150 शेयर आज लॉन्ग साइड पे बंद हुआ है और शॉर्ट की संख्या काफ़ी कम है। एक और चीज़ जो आज मेरे को मार्केट के अंदर दिख रही है कि थोड़ी चर्निंग होगी बाजार के अंदर अभी भी, और शायद जल्दबाजी में रेंज का ब्रेकआउट ना हो। इसलिए इंडेक्स को छोड़कर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। रिजल्ट्स, ब्लॉक डील्स बताने के लिए सफिशिएंट है। एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। IT पूरी तरह से एग्रेसिव तो नहीं हुआ, बट IT को इग्नोर ना कीजिएगा। हो सकता है IT 1 से 2 दिन में आपकी काफ़ी हेल्प करे। आज का जो प्ले है IT का वो काफ़ी नोटिस करने वाला प्ले है और आज कुछ IT के स्टॉक्स भी चले हैं। निफ्टी IT इंडेक्स देखेंगे तो करीब 1/4% ऊपर जाके बंद हो रहा है। तो आज के जो सुपर गेनर बने मार्केट के, वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसमें ATGL यानी कि अडानी टोटल गैस था, IGL MGL बना। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, इसके शेयर्स आज बढ़िया चले। साथ ही शेयर्स चला आज स्विगी का भी, बहुत ही शानदार मूव मिला 10% से ज़्यादा का। और ICICI बैंक ने आज साल का हाई टेस्ट किया। दिन खराब था कोटक बैंक के लिए, JSW स्टील के लिए, ONGC के लिए, SBI के लिए, इनके लिए दिन थोड़ा आज ठीक नहीं था। छोटे मझोले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी में चले जाएंगे तो आज दिन ठीक था RR कबाल के लिए। इसके अलावा ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनके लिए आज दिन बढ़िया था। नवीन फ्लोरिन भी उसमें से आप काउंट कर सकते हैं। और लेकिन जिसमें दिन आज खराब था उसमें था आज के फिनटेक का और टिमकेन का, एक टाटा ग्रुप की कंपनी टिमकेन। इन सब में आज 3-4% तक की गिरावट रही। कुल मिला के एडवांस डिक्लाइन का रेशियो काफ़ी अच्छा है। निफ्टी बैंक में जितनी परसेंटेज निफ्टी बैंक का गिरावट का आया, ऑलमोस्ट उतनी ही परसेंटेज निफ्टी के बढ़ने का आया। तो आप बराबर समझें इसको, जैसे भी मर्जी इसको काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन एक शांत दिन था, सोमवार का दिन था। मार्केट ने ताकत भी दिखाई और ये भी मैसेज दिखाया कि अभी भी चेक एंड बैलेंस के लिए उसके पास रूम है। पूरी तरह से क्लियर थॉट तो नहीं आया, बट हाँ फिर भी थॉट पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा लग रहा है अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी की रेशियो पे काउंट करते हैं तो। खैर, बाजार आज बंद हुआ है और इस बीच मार्केट्स में कल जो आपको जो ध्यान रखना है ना, फिर से वही देखिए